अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ आवर क्लासेस। तो हमने कल जो है वो लगभग खत्म कर दिया था उसका रीडिंग लव अक्रॉस सॉल्ट डेजर्ट का। तो उसकी कुछ लाइंस जो हैं वो रह गई थी। तो हमने देखा कि लास्ट में वो कहता है, सन हैव यू ब्रॉट एनीथिंग, ही आस्क्ड, एन एज ऑफ आयरन डेलिबरेटली इंट्रोड्यूस इनटू हिज वॉइस, यानी उसकी वॉइस जो है वो काफी सख्त थी उस टाइम। आफ्ताब जो है अपने बेटे नजब से पूछते हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है, ही रिप्लाइड, यस रिप्लाइड नजब एज ही अशर्ड फातिमा इन। नजब ने रिप्लाई किया, हाँ मैंने लाया है, और फातिमा को अंदर धकेल दिया। रेन स्टॉर्म डाउन एंड स्वेप्ट अवे 3 years ऑफ ड्राउट। और उसके बाद इतनी तेज बारिश हुई कि 3 साल का जो सूखा था वो एकदम खत्म हो गया, ठीक है। तो जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है उनका नाम है KKN दारूवाला। ही वॉज बॉर्न इन जनवरी 24, 1937 इन लाहौर। लाहौर में पैदा हुए ही, और उसके बाद फिर इंडिया में आ गए थे ये। ही इज एन इंडियन राइटर हु राइट्स इन इंग्लिश एंड एन एमिनेंट पोइट। इंग्लिश में लिखते हैं और पोइट भी हैं, शायर भी हैं। हिज पब्लिश्ड वर्क्स इंक्लूड स्वॉर्ड एंड एबिस 1970, apparition in अप्रैल एंड क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, ठीक है। 2 क्वेश्चन हमने इसमें कर लिए थे। थर्ड क्वेश्चन है, द स्टोरी एंड्स विद कमिंग ऑफ द रेन दैट स्वेप्ट अवे 3 years ऑफ ड्रॉट। डू यू थिंक दिस हेल्प्स फातिमा इन बीइंग वेलकम्ड इनटू हर न्यू होम? कि स्टोरी का जो खात्मा होता है यानी एंड होता है वो होता है कि फातिमा जो ही पहुंचती है वो तो फिर बारिश स्टार्ट हो जाती है और 3 साल का सूखा जो है वो खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि इस जो बारिश हुई है इससे उसके वेलकम पे कोई असर पड़ा होगा, यानी उसको एक्सेप्ट करने में गांव वालों को या उसके घर नजर के घर वालों को जो है वो आसानी हुई होगी? क्या लगता है आपको, बताएं जल्दी जरा कमेंट में। नजर के घर वालों को जो है हाँ, तो इसका आंसर यही है कि हम अंदाजा लगा सकते हैं, यानी हम सिर्फ कहानी को पढ़ के ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके वेलकम में जो है उसको फायदा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि 3 साल से सूखा था और जब अचानक फातिमा जो है उस विलेज में एंटर करती है तो बारिश हो जाती है। तो इससे जो है सब लोग यही समझेंगे कि फातिमा जो है वो बहुत ही मुतबरक है, बहुत ही लकी है उनके लिए। तो इसलिए उनके नजब के घर में उसका वेलकम और खास करके गांव में उसका वेलकम बड़ा ही आसान हो जाएगा। हाँ विकास, यस यही। The coming of the Fatima brings rain to the joy, bring joy of the rains to the people. Next है, how does the drought affect the following? सूखे की वजह से इन चीजों पे क्या क्या असर पड़ा? पहला, ए पे अर्थ पे, बी कैमल पे, सी ऑक्सन पे, डी कैटल पे। बताएं जल्दी जल्दी कमेंट में। हम्म, तो ए पे अर्थ पे क्या हुआ था? अर्थ के लिए हमने पढ़ा था कि सूखे से अर्थ ऐसी लग रही थी जैसे कि उसको भट्टी में बेक किया हो और फिर बेक करके उसके पीसेस को रखा हो, इतने क्रैक पड़ गए थे जमीन में। दूसरा, कैमल, कैमल के बारे में ये था कि उन्होंने सरवाइव कर लिया था इसमें और वो खा रहे थे कांटे वाले जो पौधे थे, उनको खा के जी रहे थे।
अच्छा, उसके बाद ऑक्सन जो है वो हमने पढ़ा था कि ऑक्सन जो है वो बिल्कुल मर गए थे, यानी बैल जो है मर गए थे। हाँ, शाइस्ता बिल्कुल सही। ऑक्सन जो है वो मर गए थे। ठीक है। उसके बाद कैटल कैटल को क्या हुआ था, बाकी मवेशियों को, भैंस को, गायों को, उनको क्या हुआ था कि वो कमजोर हो गए थे, क्योंकि सूखे की वजह से घास की बहुत कमी हो गई थी और इस वजह से वो कमजोर हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज नजब्स फादर वरीड अबाउट नजब्स फ्यूचर। नजब के फादर यानी नजब के वालिद आफ्ताब जो हैं उसकी फ्यूचर के बारे में, नजब के फ्यूचर के बारे में क्यों वरीड है, क्यों फिक्रमंद रहते हैं, जल्दी से बताएं। नहीं विकास, अ, इसका आंसर यहाँ से नहीं स्टार्ट होगा, क्योंकि ये बाद की बात है जब वो पाकिस्तान गया। उससे पहले जो है जनरली आफ्ताब ने कहा था अपने बेटे के बारे में कि मुझे इसके फ्यूचर की जो है बड़ी फिक्र होती है। वो इसलिए क्योंकि नजब जो है वो बहुत ही ज्यादा शाई था, और इसलिए आफ्ताब कहता है कि ये इतना शाई है कि ये अगर किसी को कोई चीज बेचेगा तो उसके पैसे भी नहीं मांगेगा। और साथ ही कहता है कि जितना कुछ बनाया है मैंने और मेरे बाप दादाओं ने वो सब ये खत्म कर देगा। ठीक है, इसलिए उसको फिगर होती है। नेक्स्ट है, व्हाई वाज अ विजिट टू काला डूंगर इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ खवदा। काला डूंगर जो है वो, उसका वहां जाना जो है वो खवदा के लोगों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट था, क्यों जरूरी होता था। हाँ, तो उसके लिए हमने पढ़ा था कि इसलिए जरूरत है, काला डूंगर में जो है वो एक जियारत है, एक पीर की, जिसका नाम था पंचमाई पीर। वहां लोग जाके जो है वो दुआएं मांगते थे, मांगते मांगते थे, तो इसीलिए काला डूंगर जो है वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द ट्रेड दैट वाज कैरिड ऑन अक्रॉस द बॉर्डर लीगल, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। सॉरी, वाज द ट्रेड दैट वाज कैरिड ऑन अक्रॉस द बॉर्डर लीगल। जो ट्रेड बॉर्डर के क्रॉस में कर रहे थे वो, यानी हिंदुस्तान से पाकिस्तान के बीच में जो उनका ट्रेड चल रहा था, यानी ये नजब आफ्ताब वगैरह इनका बाकी पाकिस्तानियों के साथ, तो क्या वो लीगल था? लीगल अगर था तो क्या रीजन था, अगर नहीं था तो क्या रीजन था, बताएं जरा क्या था। हाँ, यस, वो लीगल नहीं था, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वो स्मगलिंग करते थे, यहाँ से पत्ते ले जाते थे, तेंदू के बीड़ी वाले पत्ते, और वहां से वो ग्लव्स लेके आते थे या कोई मटेरियल इनके कपड़ा जो है वो लेके आते थे, इसलिए स्मगलिंग था, ये बिल्कुल भी लीगल नहीं था। और इसमें इनको क्या करना पड़ता था कि जितने भी ऑफिशियल्स होते थे उस एरिया में, बॉर्डर में, इस तरफ उस तरफ, हर इस पार उस पार, हर पार जो है वो उनको देना पड़ता था। उनको रिश्वत देनी पड़ती थी, कोई ना कोई गिफ्ट देना पड़ता था, पैसे देने पड़ते थे। नेक्स्ट है, when he heard about his son's disappearance, what was Aftab's first suspicion? जब को पहली बार पता ये चला कि, हाँ सॉरी, नजम को नहीं, आफ्ताब को पता ये चला कि नजब यानी उसका बेटा जो है वो चला गया है कहाँ, मतलब कहीं गायब हो गया है, तो सबसे पहला क्या शक हुआ उसको, आफ्ताब को सबसे पहले क्या शक हुआ? हम्म, तो आफ्ताब को सबसे पहले ये शक हुआ कि नजब जो है वो चला गया है कच्छ को क्रॉस करके पाकिस्तान की तरफ, ये शक हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड आफ्ताब सस्पेक्ट दैट हिज वाइफ न्यू अबाउट नजब्स गोइंग अवे।
किस चीज से पता चला आफ्ताब को कि उसकी वाइफ को नजब के बारे में पता था कि नजब कहाँ गया हो? कैसे पता चला, बताएं जरा। तो उसको ऐसे पता चला कि जब आफ्ताब जो है वो न्यूज़ लेके पहुंचे अपनी वाइफ के पास कि नजब जो है वो गायब है और उसका ऊँट हुई, तो आफ्ताब को ये लगा था कि ये चीज़ सुन के जो है उसकी वाइफ या नजब की माँ जो है वो एकदम सरप्राइज़ हो जाएगी, शॉक हो जाएगी और बोलेगी कहाँ गया, क्या कैसे गया, क्या नहीं। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ, वो आराम से जो है बैठ गई। वहां से उसको पता चला कि वाइफ को ऑलरेडी से पता था कि नजब जो है वो जाने वाला है, ये जा चुका है। ठीक है? तो लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने ये कर लिए हैं इसके। ठीक है? अब बाकी जो क्वेश्चंस रहे हैं वो आपने खुद करने हैं, जो जिसमें आपको समझ नहीं आएगा तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है सनराइज। सनराइज बाय पद्मा सचदेव। ये एक पोइम है सनराइज पे। सनराइज यानी सूरज के उगने पे, यानी सूरज जब सुबह निकलता है, तुलू होता है, उस पर है। ठीक है? ये पद्मा सचदेव जो है ये एक डोगरी पोइट है। डोगरी पोइट मतलब डोगरी में लिखने वाली पोइटस हैं, ये शायरा हैं। और इनकी जो फैमिली है वो भी बड़े-बड़े स्कॉलर्स वाली फैमिली रही है। इनके वालिद भी, इनके खास करके माँ और खास करके जो इनकी नानी है वो भी पोइटस रही हैं। ठीक है? इनको साहित्य का अकेडमी अवार्ड 1971 में मिला था। ठीक है? तो हम ये पढ़ते हैं, द सन वाज डिसेंडिंग लाइक अ कैटरैक्ट इन द आई ऑफ द स्काई। अब ये जो पोइम है ये है सनराइज के बारे में, लेकिन यहाँ पे ये कह रही है कि द सन वाज डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब होता है उतरना, लाइक अ कैटरैक्ट इन द आई ऑफ द स्काई। कि जैसे किसी को आंखों में मोतिया हो जाए और उसकी आंख के आगे जो है व्हाइट व्हाइट ऐसा वो हो जाता है आइरिस के आगे, तो उसी तरीके से दोपहर के बाद ये 12 बजे या 1 बजे या 2 बजे के बाद क्या होता है ना, सूरज फिर उतरने लगता है। पहले चढ़ता है इधर से ऊपर, फिर आगे से नीचे उतरता है। तो दोपहर में क्या हुआ कि सूरज जो है वो नीचे उतरने लगा जैसे कि किसी आंख में मोतिया हो। द रेन वॉज कॉन्स्टेंटली स्प्लैशिंग अगेंस्ट द स्काई। और बारिश जो है वो लगातार चल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आसमान के अगेंस्ट यानी आसमान पे पड़ रही। वॉशिंग इट सो दैट इट बिगेन टू लुक ड्रेंच्ड एंड फॉरलॉर्न। और ऐसा लग रहा था कि उस बारिश से जो है वो आसमान इतना धुल गया है, इतना साफ हो गया है और पूरे का पूरा भीग गया है। ड्रेंच का मतलब होता है भीग जाना। ठीक है? यानी आपने भी देखा होगा काफी तेज बारिश होने के बाद क्या होता है कि अचानक से जब साफ हो जाए मौसम तो आसमान बहुत ज्यादा साफ लगता है। एंड इट वाज थंडरिंग इन एंगर। और फिर आसमान जो है वो कड़क रहा था, बिजली कड़का रहा था, बिजली की आवाज, कड़कने की आवाज आ रही थी उसकी गुस्से में। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि सूरज जो है वो उतर रहा था जैसे कि एक मोतिया हो किसी की आँख में, और बारिश हो रही थी और बारिश की वज़ह से क्या था कि आसमान जो है बिल्कुल साफ लग रहा था। मतलब एकदम नया लग रहा था और साथ ही साथ बादलों की गरज भी थी। द सन सीजिंग द अपॉर्च्युनिटी पुश्ड द क्लाउड्स अवे एंड क्रेप्ट आउट। ये मौका देखते ही सूरज ने क्या किया कि बादलों को साइड करके उनके बीच में से निकल आया, बाहर निकला है। लाइक अ स्कूल बॉय क्विकली एंटरिंग एंड कवरिंग एट द बैक ऑफ द क्लास। जैसे कि कोई स्कूल का बच्चा हो, इन स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा हो, वो चुपके से जो है वो क्लास के अंदर इंटर होके पीछे जाके लास्ट में आराम से बैठ जाता है। टू अवॉइड अटेंशन ऑफ द एंग्री स्कूल मास्टर। ताकि स्कूल मास्टर यानी टीचर की उस पे नजर ना पड़े। मान लो कोई बच्चा लेट हो गया क्लास में, टीचर आगे पढ़ा रहा है, तो वो आगे पढ़ा ही रहा होगा तो पीछे से वो चुपके से अंदर आ जाता है। उसी तरीके से सूरज ने ऐसा किया, सन ने ऐसा किया कि उन बादलों को साइड करके चुपके से उनके बीच में से बाहर निकल आया। Slowly the sun began to turn yellow, and with that its light scattered in all directions.
आस्ता-आस्ता क्या हुआ कि सूरज जो है वो और ज़्यादा येलो हो गया और उसकी जो लाइट थी, उसकी जो रोशनी थी, वो चारों तरफ फैल गई हर डायरेक्शन में, स्कैटर हो गया, स्प्रेड होना, फैलना। सीइंग द लाइट, द स्कूल मास्टर आस्क्ड, ये लाइट देखने के बाद, ये लाइट देखते हुए स्कूल मास्टर ने पूछा, वेयर हैव यू बीन ऑल दिस व्हाइल? तुम अभी तक कहाँ थे? स्कूल मास्टर ने बच्चे से पूछा, यानी कहने का मतलब ये है कि आसमान स्कूल मास्टर है और बच्चा सन है, और स्कूल मास्टर यानी आसमान ने पूछा किससे? सन से, बच्चे से, कि तुम अभी तक कहाँ थे? Was your slate not clean or did you not get enough to eat? क्या आपकी स्लेट जो है वो साफ नहीं थी, यानी आपने अपनी तख्ती या स्लेट साफ नहीं की हुई थी, या आपको सुबह कुछ खाने को नहीं मिला? क्यों लेट हुए आप? क्या वजह थी? इज दिस द टाइम फॉर द सन टू राइज? क्या ये वक्त है सन के राइज करने का, सन के उगने का, सन के तुलू होने का, सूरज के तुलू होने का? क्या ये वक्त है? आप क्यों लेट हुए? बाई नाउ द सन वॉज शाइनिंग इन ऑल इट्स स्प्लेंडर, अब जो है इस वक्त तक सन जो है वो शाइन कर रहा था पूरे अपने स्प्लेंडर में, यानी पूरे अपने जोश में शाइन कर रहा था, चमक रहा था। इट आंसर्ड प्राउडली, उसने बड़े फखरी तौर पर जवाब दिया, यानी फख्र के साथ, प्राउड के साथ जवाब दिया। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गेटिंग एनॉयड? तो आसमान से पूछता है स्कूल मास्टर जो है उसका, आसमान क्या है? सूरज का स्कूल मास्टर, उससे पूछता है व्हाट इज द पॉइंट इन गेटिंग एनॉयड, यानी आप इतना क्यों चिढ़ रहे हो, आप इतना क्यों बुरा मान रहे हो, इसको क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? देयर इज नो सेट टाइम फॉर द सन टू राइज, सन का कोई भी सेट टाइम नहीं होता राइज करने का। असल में हुआ ये कि सुबह से लेकर दोपहर तक लगभग बादल रहे और उसमें बारिश जो है वो चलती रही, सूरज बाहर नहीं निकला। फिर जब दोपहर हुई तो क्या हुआ, हल्के हल्के बादल जो है वो हटे तो बीच में से सूरज निकल के बाहर आया। ठीक है, तो आसमान ने पूछा कि भाई अभी तक तुम कहाँ थे? जैसे कि स्कूल मास्टर अपने स्टूडेंट से पूछता है कि अभी तक कहाँ थे तुम, क्या तुम्हारी स्लेट साफ नहीं थी, या तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिला? तो इसमें जो है सूरज जो है वो चमक रहा होता है और वो बड़ा प्राउडली, बड़ा फख्र से जो है वो जवाब देता है कि सूरज के निकलने का कोई सेट टाइम नहीं होता। Whenever it rises, that is sunrise. जब भी वो राइज करता है, जब भी सूरज निकलता है, वो सनराइज होता है। ठीक है, यानी सनराइज का मतलब ये नहीं है कि सुबह 6 बजे ही होगा, उसके हिसाब से, सूरज के हिसाब से जब भी वो निकले, चाहे वो दोपहर में निकले बादलों के बाद बाहर, वही सनराइज होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है द सन इज कंपेयर्ड टू अ कैटरैक्ट बिकॉज, पहला इट इज फुल ऑफ सन स्पॉट्स, दूसरा इट इज नॉट क्लियर एंड इज कवर्ड बाय क्लाउड्स। कौन सा इसका आंसर हो सकता है, ए या बी? तो समझ आ गई ना आपको इस पोइम की? तो उसको कैटरैक्ट के साथ क्यों जो है कंपेयर किया है? क्योंकि वो स्काई जो है वो इट वाज कवर्ड विद क्लाउड्स, वो बादलों से भरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज द स्काई थंडरिंग, हु वाज इट एंग्री विद? स्काई थंडर क्यों कर रहा था? स्काई जो है वो मतलब क्यों, मतलब आवाज कर रहा था, यानी कड़कने की आवाज क्यों आ रही थी बादलों से, आसमान से? क्या वजह थी, बताएं जरा। हम्म, तो इसका आंसर यही है कि आसमान इसलिए कड़क रहा था क्योंकि वो नाराज था सन से कि वो इतना लेट क्यों आया है, वो इतना आहिस्ता आहिस्ता बादलों के बीच में से क्यों निकला है, यानी वो इतना लेट क्यों निकला है बादलों के बीच में से, इस बात पे वो गुस्सा था, इसलिए आसमान कड़क रहा था। What does the poetess compare the sun to as it comes out from behind the clouds and why? जो शायरा है उन्होंने सन को किस चीज के साथ कंपेयर किया है जब वो बादलों के बीच में से छुप के बाहर निकल आता है? किससे कंपेयर किया है, जल्दी बताएं।
हुँ। हाँ, तो कंपेयर किससे किया है? हमने पढ़ा कि कंपेयर कर रही हैं पोएट्स उस सन को उस स्कूल बॉय के साथ, उस बच्चे के साथ। हाँ, यस, शाइस्ता। स्कूल बॉय वो स्कूल लेट आता है, बिल्कुल। उस स्कूल बॉय के साथ सन को कंपेयर किया है, जो कि स्कूल लेट आया और चुपके से बिना अपने टीचर को पता दिए वो चुपके से इस क्लास में बैठ गया। और इसलिए उसको कंपेयर किया है क्योंकि बाद सूरज ने भी वैसा ही काम किया है कि आसमान को पता ही नहीं लगने दिया और चुपके से बीच में से निकल आया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु क्वेश्चन्स द सन व्हाई? कौन सवाल पूछता है सन से और क्यों? हुँ, तो सन से सवाल कौन पूछ रहा है? हम देख रहे हैं कि सन से पूछ रहा है स्काई, जिसको जो है पर्सोनिफाई किया है, यानी उसको शक्ल दी है किसकी? एक स्कूल मास्टर की, और सन को शक्ल दी है, पर्सोनिफाई किया है एज अ चाइल्ड। तो सवाल जो है वो पूछ रहा है स्काई यानी उसका स्कूल मास्टर सन से, यानी उस चाइल्ड से। व्हाट्स द सन रिप्लाई? सन की रिप्लाई क्या है? सन क्या जवाब देता है? यानी जब स्काई पूछता है ना कि तुम इतने लेट क्यों हुए? तुम्हारी क्या कुछ स्लेट खराब थी या तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिला? क्या वजह थी कि तुम लेट निकले? तो क्या जवाब देता है सन उससे? हुँ, तो सन यही जवाब देता है कि आपको अनॉय होना यानी इतना चिढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। सन जब भी निकलता है वो तभी सनराइज़ होता है। ठीक है? आपको लास्ट वाला लेसन और ये वाला लेसन भी जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मुझे यहाँ पे या ग्रुप में पूछ सकते हैं, और अब आपको इन दोनों के क्वेश्चंस करने हैं। और हाँ, ये जो पोएम हमने आज पढ़ी है, एक छोटी-सी पोएम है। इसको आप सबने, बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, लेकिन इस बार सबने क्या करना है, इसको वॉइस रिकॉर्डिंग में इसको रिसाइट करके ग्रुप में शेयर करना है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।